जय हिंद दोस्तों, एक्जिस्ट अकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चा, जैसा कि आधुनिक भारत के इतिहास की श्रृंखला चल रही है और इसमें अभी तक आप लोगों ने पुर्तगालियों का आगमन देखा और उसके बाद डचों का आगमन, और आज की जो क्लास है हमारी वो है भारत में अंग्रेजों ने किस तरह से प्रवेश किया और कैसे वो भारत आए, आज उसके बारे में जानेंगे। आइए पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। अभी तक जितने यूरोपीय कंपनियां आई उनमें अगर देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली अगर कोई है रहा तो वो है अंग्रेज थे, और इन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित किया और सत्ता स्थापित करने के बाद एक लंबे समय तक शासन किया और भारत को अपना गुलाम बनाए रखा। आइए देखते हैं इन्होंने किस तरह से भारत में प्रवेश किया, ऐसी क्या क्या दशाएं रहीं, ऐसी क्या क्या परिस्थितियां रहीं जिसकी वजह से ये भारत आए। तो आइए समझते हैं बच्चा। तो जैसा कि पहले हम देखे हैं, यूरोप की घटना है। यूरोप में ये कहानी यूरोप से चल रही है, यानी अभी तक यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली आए, फिर डच आए, डच जो हॉलैंड के निवासी थे, और उसके बाद में अंग्रेज आए। तो अंग्रेजों का ये क्रम क्या है, क्या रहेगा, वो देखते हैं और कैसे कैसे यहाँ पर उन्होंने अपनी सत्ता को काबिज किया। तो दोस्तों आपको बता दें, देखिए होता क्या है, यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो अंग्रेज भारत आए तो क्यों आए। तो कुछ लोगों का कहना है कि इनका मेन उद्देश्य था, अगर मैं कहूँ कि अंग्रेजों का भारत में आने का उद्देश्य क्या था बच्चों, तो आप कहेंगे कि व्यापार करना। क्या करना? व्यापार करना। व्यापार करना, इसकी वजह क्या थी, ये क्यों लालायित हुए, तो आपको जानकारी होगी कि इसके पहले यूरोपियों में पुर्तगाली आए, डच आए, उन्हीं को देख करके, उन्हीं की शानो शौकत को देख करके, उनकी अपार संपदा जो भारत से लेकर गए थे उसको देख करके ये लोग लालायित हुए और इनका उद्देश्य रहा कि हम भी भारत में व्यापार करेंगे। इस प्रतिस्पर्धा को लेकर के ये भारत आए थे। तो पहला पॉइंट बनता है कि क्यों आए, तो एक कहा जाता है व्यापार करने, लेकिन कुछ लोगों का मत है कि व्यापार नहीं बल्कि भारत पे शासन करना है। हालांकि इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग कहना है बच्चों। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये भारत में शासन करने आए। अब इस मत के बारे में थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि अधिकांश इतिहासकार यही मानते हैं कि ये सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए। तो आइए देखते हैं ये व्यापार करने के उद्देश्य से कैसे आए। तो बच्चों आपको बताते हैं, देखिए परिस्थितियां क्या रहीं। देखिएगा यहां पर देखेंगे तो ये आपकी एक प्रेसिडेंसी थी बंबई, और एक प्रेसिडेंसी थी यहां पर आपकी मद्रास, और यहां पर एक प्रेसिडेंसी थी कलकत्ता। आपको बता दें उस जमाने में 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, बंबई, मद्रास और कलकत्ता, इन्हीं का प्रभुत्व था। और यहां पर देखते हैं परिस्थितियां यूरोप में क्या रही, यूरोप में क्या परिस्थितियां रही, और आगे देखते हैं कि भारत में क्या परिस्थितियां रही जिसकी वजह से आए। तो कहानी बड़ा यहां पर यह होती है, देखिएगा यूरोप में ये बात है आपकी 16वीं शताब्दी की, यानी 16वीं शताब्दी में देखेंगे तो यहां पर एक थी, यहां शासन था महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ का शासन था कहां पर? यूरोप में। यूरोप में बोले तो इंग्लैंड में। यूरोप के कहां पर? इंग्लैंड में। महारानी एलिजाबेथ का यहां पर प्रभुत्व था। और भारत में देखा जाए तो भारत में उस समय अकबर यानी मुगल बादशाह अकबर का शासन था। यहां था मुगल बादशाह अकबर का शासन। अकबर का शासन भारत में था। इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ का, और भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन यहां पर था। अब देखिए यहां पर कहानियां क्या होती, परिस्थितियां क्या होती। शुरुआत में यहां पर महारानी विक्टोरिया ने क्या किया, यहां पर एक पहले कंपनी बनाई गई। सन था 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में एक कंपनी बनी, और उस कंपनी का नाम क्या था बच्चों? उसका नाम था प्रारंभ में जॉन कंपनी।
प्रारंभ में इसका नाम था जॉन कंपनी, हालांकि बाद में 1833 में इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। बेटा पहले नाम नहीं था, पहले तो नाम था इसका जॉन कंपनी। कई बार पूछा गया एग्जाम में ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, जॉन कंपनी। और बाद में 1833 में इसका नाम बदला गया और नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। बच्चों यहां होता क्या है आइए देखते हैं। अब सवाल है कि यहां पर अकबर का शासन था भारत में और यहां महारानी एलिजाबेथ का। महारानी एलिजाबेथ ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए एक फरमान यानी व्यापार करने के लिए अनुमति दिया और कहा कि सिर्फ आप यहां जाके व्यापार करेंगे भारत में। तो ये यूरोपीय कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई, ये भारत आई और उद्देश्य क्या था, व्यापार करने के लिए। और बच्चों व्यापार करने के लिए कहा गया कि 15 वर्षों तक यानी 15 साल तक की अनुमति दी गई। 15 साल तक की अनुमति दी गई किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि 15 साल तक ये व्यापार करेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा कोई और यूरोपीय यहाँ पर व्यापार नहीं करेगा, ऐसा फरमान या ऐसा घोषणा पत्र जारी किया गया महारानी एलिजाबेथ के नाम पर। बच्चों इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि कैसी कैसी परिस्थितियां रही। अब आइए देखते हैं आगे होता क्या है। होता यह है, परिस्थितियां थोड़ा बदलती हैं। देखिए आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, मैं यहाँ लिखता चल रहा हूँ और ज़्यादा मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग थोड़ा समझते चलिएगा और लिखिएगा जरूर। देखिए होता क्या है, यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी बदलती है कि यहाँ पर 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। किसकी बेटा, 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इधर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब ये मृत्यु हो जाती है बच्चों, तो इसके बाद यहाँ पर अब आता है कि अब कौन देख रेख करेगा प्रशासन का, तो उसके बाद बदला जाता है और यहाँ पर एक आता है जेम्स प्रथम को सत्ता दी जाती है। यानी अब क्या होता है, 1603 में यहाँ पर जेम्स प्रथम को सत्ता मिल जाती है। बच्चों और क्या होता है आपको बता दें, देखो कहानी ऐसा मोड़ लेती है कि यहाँ पर 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर 1605 में यहाँ पर अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु हो जाती है। अब ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा कहानी अब थोड़ा टर्निंग पॉइंट यहाँ से आता है कि यहाँ पर पहले एलिजाबेथ थी, यहाँ अकबर का शासन था, मुगल बादशाह अकबर का। 1603 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर कौन आता है, ये जेम्स प्रथम आ जाता है। और बच्चों यहाँ पर अकबर की मृत्यु 1605 हो जाती है, तो यहाँ का शासक जो बनता है वो बनता है उसका बेटा, जिसका नाम था जहांगीर। बच्चों इतनी सी बात आपको विधिवत तरीके से समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही है ना। और आ रही हो तो बेटा बीच बीच में थोड़ा सा लाइक जरूर करते रहिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये कहा कि एक कंपनी बनी जिसका नाम था पहले जॉन कंपनी, और ये कब बनी, 31 दिसंबर 1600 में। अगर उस समय की घटना देखें तत्कालीन, तो वहां पर यूरोप में यानी लंदन में, इंग्लैंड में उस समय महारानी एलिजाबेथ का शासन था। एलिजाबेथ ने क्या किया, इस कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए 15 साल की अनुमति दिया कि 15 साल तक आप व्यापार करिए, आपके व्यापार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई नहीं आएगा। अब यहां पर क्या होता है, और जब ये भारत में उस समय एक सवाल आता है, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उस समय भारत में किसका शासन था, तो बच्चों आप बताएंगे उस समय भारत में अकबर का शासनकाल चल रहा था और अकबर का जो वंश था उसका नाम था मुगल वंश। तो ये मुगल बादशाह अकबर था, ठीक है ना। ये सवाल यहां से बनता है। अब होता क्या बेटा, 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और यहाँ का जो अलग जो राजा बनता है उसका नाम था जेम्स प्रथम। और यहाँ 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और यहाँ का जो अगला जो शासक बनता है उसका पुत्र जहांगीर बनता है। यहां तक की पूरी कहानी आपको समझ आई होगी। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या होता है। बच्चों यहां पर समझेंगे, जो जेम्स प्रथम था, जेम्स प्रथम, इसने इसको देखो, पहले तो जमाने में इतनी बड़ी सुविधा थी नहीं दूरसंचार की कि सब कुछ पता हो सके। जेम्स प्रथम को यह पता था कि यहां पर भारत में अकबर का शासन है। इसने क्या किया, यहां पर सबसे पहले इसने एक अंग्रेज को, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, क्या नाम था,
कैप्टन हॉकिंस को एक पत्र लेकर के, एक फरमान लेकर के भेजा कहां पर? अकबर के दरबार में। देखिए सवाल को समझिएगा, इसे अभी यह नहीं पता था, इसे केवल सिर्फ इतना पता था कि भारत में अकबर का शासन है, इसे नहीं पता था कि यहां पर अकबर की मृत्यु हो चुकी है। तो ये क्या हुआ, ये सन 1608 की कहानी है। और कैप्टन हॉकिंस को क्या किया, एक पत्र लेकर के भेजा। बोले किसके नाम से? तो कहेंगे अकबर के नाम से। अकबर के नाम से पत्र लेकर के इसने भेजा। किसको? कैप्टन हॉकिंस को इसने भेजा, जेम्स प्रथम ने, है ना। और जब ये यहां से पत्र लेकर के गया तो यहां पर देखा, जब ये पहुंचा तो अकबर का शासन नहीं था, बल्कि उस समय जहांगीर का शासन था। जहांगीर का शासन था। अब जब ये यहां पहुंचा, यहां पर 1608 में कैप्टन हॉकिंस पहुंचा। अब यहां पहुंचने के बाद में ध्यान देंगे बच्चों, सवाल बनता है कि जब पहले यह बनता है कि जेम्स प्रथम ने किसके नाम पत्र भेजा था, तो उसको कहेंगे कि अकबर के नाम भेजा था। लेकिन जब ये कैप्टन हॉकिंस पहुंचा यहां पर, उस समय शासन किसका था? तो आप बताएंगे जहांगीर का था। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। बच्चों इतनी सी बात समझ में आई होगी। सवाल ये आता है कैप्टन हॉकिंस कब पहुंचा, तो आप कहेंगे 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। ठीक है ना। उम्मीदें हैं आपको चीजें समझ आई। अब सवाल यह है कि जब ये पत्र लेकर के गया, उस पत्र में क्या था? बच्चों आपको बता दें, उस पत्र में था कि ये सब व्यापार से संबंधित चीजें थी, व्यापार की बातें थी, यानी कि व्यापार क्या क्या करना है, ये सब बातें थी। अब जब यहां पर कैप्टन हॉकिंस पहुंचा तो क्या किया? जहांगीर ने इसका स्वागत किया। किसने किया? जहांगीर ने इसका स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद में ध्यान देना, अब यहां पर बाद में पता चला, जब ये पहुंचा यहां पर बच्चों, तो इसको देखिए, एक सवाल और समझिएगा। सवाल यह कि जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को ही क्यों भेजा? भारत में कैप्टन हॉकिंस को ही क्यों भेजा? तो बच्चों आपको बता दें, ये एक शिक्षित व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति था, इसको कई भाषाओं का ज्ञान था। यानी कैप्टन हॉकिंस को तुर्की, फारसी और बाकी अंग्रेजी तो आती ही थी। तो आप समझिएगा, इसे इसलिए भेजा कि ये आकर के भारत में ये बातचीत कर सकता था, क्योंकि भारत में सबको अंग्रेजी नहीं पता थी, इसलिए तुर्की और फारसी में बात कर सकता था, क्योंकि मुगलों की जो दरबारी भाषा थी वो क्या थी? आपकी फारसी थी, है ना। अब यहाँ पहुंचा और तुर्की बोली जाती थी। तो बच्चों जब यहाँ ये पहुंचा तो ये क्या जानकारी मिली कि इसको कई भाषाएं आती। इसने क्या किया? इसने जहांगीर से बात किया तुर्की में। बच्चों अब देखिए, थोड़ा सा एक विवादित क्वेश्चन आ गया। किस भाषा में बात किया? तुर्की भाषा में बात किया। चलिए समझते हैं। तो आपसे सवाल है कि किस भाषा में बात किया, तो आप कहेंगे कि कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात किया। तुर्की भाषा में बात किया। अब सुनिएगा, कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में ये तुर्की नहीं बल्कि वो फारसी को मानता है, कहीं कहीं फारसी को मानता है। तो आप ये समझ चलिएगा तुर्की या फारसी। अब आपको प्रश्न कैसा मिल रहा है वो चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ज़्यादातर अभी एक पीसीएस का एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर, उसमें ये प्रश्न आया था और उसमें आयोग ने तुर्की को ही माना था। ठीक है ना, तुर्की को ही माना था, इसलिए दोनों को ध्यान देंगे। तो तुर्की और फारसी तो दोनों मिलता है। तो आप क्या कहेंगे? यानी तुर्की भाषा में बात किया। ठीक है ना। जब ये तुर्की भाषा में बात किया तो ये बड़ा प्रभावित हुआ जहांगीर, इसको एक उपाधि दे दिया। क्या कहा? ये इंग्लिश खान है। क्या है? इंग्लिश खान, यानी अंग्रेज तो है ही है प्लस खान बन गया, मतलब तुर्की भाषा की बात किया। तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को, ध्यान देना, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दिया। इंग्लिश खान की उपाधि दिया। इंग्लिश खान की उपाधि दिया। तो मुझे उम्मीदें हैं कि आप लोगों को पूरी तरह से क्लास बच्चों समझ में आ रही होगी, आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए आइए देखते हैं और भी। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, एक सवाल आता है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो आप क्या बताएंगे? भारत आने वाला पहला अंग्रेज, भारत आने वाला, ये कई बार पूछा गया है, पहला अंग्रेज
बच्चों क्या कौन था? तो आप कहेंगे उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। ठीक बच्चों, उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बच्चों आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए अब यहां पर क्या है, अब शासक कौन था? जहांगीर था। तो जहांगीर के दरबार में जब कैप्टन हॉकिंस आया तो यहां पर क्या किया, इसने क्या किया, यानी जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसबदार बना लिया। मनसबदार। अब बच्चों समझ में आना चाहिए कि मनसबदार क्या है। मनसबदार वो होता है जैसे इसको किसी काम के लिए रख लिया जाए, किसी काम के लिए, जैसे अब आप कह सकते हैं कि 2 भाषाएं बोलता था, 3 भाषाएं, तो एक ये कार्य था कि इनको द्विभाषीय के रूप में उपयोग किया जाए, कि अगर कोई भी मतलब अंग्रेजी बात कर रहा है तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताएं, तुर्की भाषा में उनको समझाएं, या तुर्की में है तो उसको जो है फारसी में समझाएं। ये सारी चीज़ें थी जो इसकी वजह से मनसबदारी लिया। और उसके बाद ये सवाल ये आता है कि कैप्टन हॉकिंस कितने साल रहा? बच्चों को बता दें, या 3 साल तक भारत में रहा। 3 साल तक भारत में रहा। और ये जब यहां पर रहा तो इसने क्या किया, जहांगीर से अनुमति मांगी कि हमको यहां पर फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी जाए। तो जहांगीर से फैक्ट्री लगाने की अनुमति मांगी। इसने अनुमति मांगी और इसको अनुमति दी भी गई। देखिएगा अब आइए बच्चों समझते हैं कि किस तरह से यहां पर फैक्ट्रियां लगी, पहले कौन लगी, ये यहां सवाल आता है। बच्चों ध्यान देंगे, थोड़ा समझेंगे। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां लगाई? तो आपको बता दें, गुजरात में एक जगह है सूरत। गुजरात में एक जगह सूरत है, और सूरत में क्या हुआ, ये अनुमति मांगा और यहां पर इसको अनुमति दी गई और ये फैक्ट्री लगाने लगा। ये घटना है 1608 में। बेटा ध्यान देना, घटना है 1608 में। देखिए यहां पर क्या क्या कंफ्यूजन बनती है। 1608 में, ध्यान देना, 1608 में इसने क्या किया, सूरत में पहली फैक्ट्री लगाया। सूरत में पहली फैक्ट्री लगाया। बच्चों आपको बता दें, यहां एक घटना घटित होती है। जब इसको अनुमति मिल गई और यहां सूरत में फैक्ट्री लगाने लगा, तो आपको पता है कि पहले यहां पुर्तगाली भी आए थे और अरब लोग, अरब तो थे ही, अरबी लोग। इन लोगों ने विरोध किया और कहा नहीं ये गलत कर रहे हैं आप। जहांगीर से कहा नहीं ये गलत कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बहुत दिन से अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं और आपने किसी आए नए व्यक्ति को यहाँ पर अनुमति दे दिए हैं। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर इस पर रोक लगा दी गई और ये फैक्ट्री रोक लगा दी गई, बनना बंद हो गई। फिर क्या हुआ, घटना ये होती है 1611 में इन लोगों ने क्या किया, फिर वहाँ से हट करके और एक फैक्ट्री लगाई थी। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री लगाई। ध्यान देना बेटा, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई। कब लगाई? 1611 में। तो मसूलीपट्टनम में लगाई, मसूलीपट्टनम में। सूरत की फैक्ट्री क्या हुआ, ये बंद हो गई, है ना। फिर क्या हुआ, ध्यान देना, बाद में फिर परिस्थितियां बदली और 1613 में पुनः अनुमति दे दिया गया। यानी सूरत की फैक्ट्री को बनाने की पुनः अनुमति दे दी गई। अब बच्चों ध्यान देना, पुनः अनुमति दे दी गई और ये बनकर तैयार भी हो गई। बनकर तैयार हो गई। इसी वजह से देखिए, अब सवाल तो ये बनना चाहिए कि भाई ये फैक्ट्री शुरुआत हुई लेकिन बन नहीं पाई, रोक लगा दी गई, तो पहली फैक्ट्री ये होना चाहिए मसूलीपट्टनम में जो बनी है, तो 1611 में। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, आप समझिएगा, पहले बना शुरू किया गया और बाद में पूरी भी हुई। इसलिए हम मानते हैं कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कब लगाई गई? 1608 में लगाई गई। और कहां लगाई गई? सूरत में। उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। बच्चों ये क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां लगाई। चीजें आपको समझ में आई होंगी। सबसे पहले कहां लगाया? तो सबसे पहले सूरत में लगाया और 1608 में। घटना आगे घटित होती है 1615 में। अब क्या होता है, परिस्थिति बदलती है और फिर उसके बाद में देखिए 8 में आया था कौन? 1608 में आया था कैप्टन हॉकिंस और 3 साल बाद चला गया। तो 1608 और 3 कितना हो गया? 1611 में ये चला गया था। और बाद में धीरे धीरे करके फिर एक अंग्रेज भेजा गया जिसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो यानी टॉमस रो, ये दूसरा अंग्रेज आया था। दूसरा अंग्रेज आया था कब? 1615 में। क्या नाम था? सर टॉमस रो। इसे कहेंगे दूसरा अंग्रेज। दूसरा अंग्रेज भारत आया, सर टॉमस रो। अब बच्चों ध्यान देना,
सवाल पूछता है पहला कौन आया, कैप्टन हॉकिंस आया, दूसरा कौन आया, सर टॉमस रो। ये जब आया तो क्या किया इसने 1632 में बच्चों बीजापुर के सुल्तान से अनुमति प्राप्त की थी कि बिना टैक्स लिए बंदरगाहों पर व्यापार करने दिया जाए। तो देखिए ये आप कह सकते हैं कि ये एक समझ लो, इसको एक फरमान मिला, फरमान जारी किया गया, इसे कहते हैं सुनहरा फरमान जारी हुआ। यहां पर देना 1632 में बीजापुर के सुल्तान को मिल गया। अब देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके अंग्रेज अपनी सत्ता को काबिज करने लगे और ये कहा गया कि चलिए छोड़िएगा, यानी आप टैक्स मत दीजिएगा, सालाना 500 पैगोडा देना। पैगोडा क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था पैगोडा। तो पैगोडा होता है सोने का सिक्का, स्वर्ण सिक्का। आपको मैंने पहले ही बताया है सोने का सिक्का कहाँ ढालने की अनुमति दी गई थी। आप कह दो जब डच आए थे, डचों के समय में, तो आपको पता होगा पुलिकट में यहाँ पर सोने का सिक्का ढालने की अनुमति दी गई थी। आपको याद होगा, मैंने पिछली क्लास में ये चीज़ें आपको बताई थी। तो बच्चों उम्मीदें हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की लगी। 1611 में मसूरीपट्टनम में लगी। 1613 में सूरत की फैक्ट्री पूर्ण हुई क्योंकि यहाँ पर अधूरा काम हुआ था, यहाँ रोक दी गई थी। 1615 में दूसरा अंग्रेज आया, सर टॉमस रो आया, और ये भी जब आया तो यहाँ पर शासन किसका था, जहांगीर का था। अगर सवाल पूछता है सर टॉमस रो जब आया था तब भी जहांगीर का ही शासन चल रहा था। 1632 में बीजापुर के सुल्तान से अनुमति प्राप्त कर लिया और समझ लो इसे एक सुनहरा फरमान कहा जाता है। वहाँ पर बंदरगाहों पर टैक्स अब अंग्रेजों को नहीं देना पड़ता था। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको विधिवत तरीके से समझ में आई होगी। दो घटनाएं और समझेंगे, एक 1639 में, एक 1651 में। यहाँ होता क्या है, मद्रास यानी चंदगिरी का राजा था, चंदगिरी के राजा से मद्रास को अंग्रेजों ने क्या किया, मद्रास को अंग्रेजों ने 12,000 रुपए में पट्टे पर ले लिया। पट्टा समझते होंगे, पट्टा पर ले लिया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर इन लोगों ने धीरे धीरे अपनी सत्ता को स्थापित करना शुरू कर दिया और अपनी मजबूती को बनाए रखा। तो यहां पर चंदगिरी के राजा से मद्रास यानी इस क्षेत्र को इन्होंने क्या किया, पट्टे पे ले लिया। कितना देकर के, 12,000 रुपए। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रहा है, पूरी चीजें क्लियर हो रही हैं। 1651 में इन लोगों ने हुगली जानते हैं, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, यहां पर एक कोठी बनाई थी और इस तरह से धीरे धीरे इन लोगों ने अपनी सत्ता को मजबूत करना शुरू किया और धीरे धीरे करके इन्होंने पूरे भारत पर भी शासन कर डाला। एक घटना और समझते हैं। घटना अब ये होती है कि देखिए समस्या ये होती है कि अब एक तरफ तो पुर्तगाली लोग भी डटे हुए थे, डच भी आ गए थे, अंग्रेज, अब इनमें आपस में कंपटीशन शुरू हुआ। अब यहाँ पर देखना, ये शहर है बम्बई शहर। अगर मैं कहूँ बम्बई शहर, तो बम्बई शहर की स्थापना किसने किया था बच्चों, थोड़ा समझते हैं बम्बई शहर के बारे में। बम्बई शहर, इसकी स्थापना किया था गेराल्ड ओंगियार, ये जो थे, ये इसकी बम्बई शहर की स्थापना की। अब होता क्या है, बम्बई शहर जो है अभी तक क्या था, पुर्तगालियों के आधिपत्य में था, पुर्तगालियों के कब्जे में था, यानी पुर्तगालियों का अधिकार था किस पर, बम्बई शहर पर अधिकार था। बच्चों होता क्या है देखिएगा, यहां पर ध्यान देना, पुर्तगालियों की राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन ब्रोगेंजा। और ध्यान देना यहां पर अंग्रेजों का एक था चार्ल्स द्वितीय। बच्चा एक चीज ध्यान देना, मैंने पिछली क्लास में ये बताया, थोड़ा सा बाय द मिस्टेक वहां पर मैंने चार्ल्स प्रथम बता दिया था, तो आप थोड़ा उसको सुधार लीजिएगा। ये अंग्रेज था चार्ल्स द्वितीय और ये महारानी थी कहाँ की, पुर्तगाल की महारानी, पुर्तगाली महारानी जो थी, इनका नाम कैथरीन ब्रोगेंजा। अब इन दोनों का आपस में विवाह कर दिया गया, यानी विवाह हो गया। और क्या हुआ, पुर्तगालियों ने 1661 में बम्बई शहर को अंग्रेजों को दहेज में दे दिया, बम्बई शहर को दहेज में दे डाला। अब ये क्या हुआ, चार्ल्स द्वितीय के
पास चला आया, यानी अब बंबई शहर पर अधिकार किसका हो गया, तो बच्चों कहेंगे ये अंग्रेजों का हो गया। ठीक है ना। अब होता क्या है, इसने क्या किया 1668 में, क्या किया 1668 में, बच्चों ध्यान देना, 1668 में अंग्रेजों ने देखना, पहले चार्ल्स द्वितीय के पास था, यानी अंग्रेजों ने इसे 10 पाउंड किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बंबई शहर को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे डाला। ठीक बच्चों, अब इस तरह से इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। कब, 1668 में, 1668 में। मेरी बात आपको चीजें समझ में आ रही है बच्चों अच्छे से, ठीक है ना। घटना एक होती है 1680 में, और 1680 में क्या होता है, अब यहां पर शासन था औरंगजेब का। औरंगजेब ने क्या किया, इसने जजिया लगा दिया। जजिया कर कितना, आप कहेंगे 3/2%, यानी 1.5% का जजिया लगा दिया। और भैया जब जजिया कर लगा दिया, अब अंग्रेजों को ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी, बहुत बुरा लगा। उन लोगों ने कहा अब इनसे लड़ना है। उन लोगों ने क्या किया, इस औरंगजेब से टकराने की कोशिश किया। और भैया आपको बता दें, औरंगजेब बहुत ही शक्तिशाली था उस समय। इसने क्या किया, ये भी लड़ने तैयार हुआ। और घटना है, थोड़ा आप ध्यान देना, ये घटना है 1688 में, और 1688 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को हराया और इनको इस तरह से भगाया कि जा करके ये फुल्टा द्वीप पर जाके शरण लिए थे, है ना। फुल्टा द्वीप पर शरण लिए थे, और यहां से इन्होंने सोचा कि शायद हम इनसे टकराएंगे, इनको तो हरा देंगे। लेकिन उस समय मुगल सत्ता बहुत ही शक्तिशाली थी औरंगजेब के समय तक, और इन लोगों को उसने खदेड़ दिया। तो बच्चों इस तरह से धीरे धीरे करके अंग्रेज यहां पर भारत में शासन करने लगे, और ये सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले यही लोग होंगे। और ये भारत की आज़ादी के समय तक ये रहे, पूरे भारत को अपना गुलाम बने रखे। तो बच्चों इस तरह से इस तरह से अंग्रेज भारत में आए, और ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होगी बच्चों। तो अगर ये क्लास आपको बेहतर से समझ में आई, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आगे आपको बताएंगे फ्रांसीसियों ने किस तरह से भारत में अपना प्रभुत्व जमाया। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी हो बच्चों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।